आपका आज वीडियो में स्वागत है। जैसे कि पता है आप सबको कि इलेक्शन का टाइम चल रहा है इंडिया में और उसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं और एक ऐसी टर्म जो हम लोगों ने सिर्फ इंडियन इलेक्शन के टाइम्स पर ही सुनी थी, मतलब हमें उसके बारे में पहले नहीं पता था। उसके बारे में मजीद आज हम जानेंगे क्या है वो टर्म, बताएंगे मौसम। टाइटल है व्हाट इफ नोटा विंस री-इलेक्शन जनरल इलेक्शंस 2024। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देखो, मुझे लगता है इंडिया में बॉलीवुड और पॉलिटिक्स ये दो ही ऐसी फील्ड है जिसमें एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और इंडिया में तो कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे कोई भी क्वालिफिकेशन हो या फिर एक क्रिमिनल रिकॉर्ड ही क्यों ना हो। ऐसे में सोचिए, अगर एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाता है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं, तो आप क्या करोगे? किस तरीके से अपना रिजेक्शन उस कैंडिडेट तक पहुंचाओगे, या फिर हायला वोट ही नहीं करोगे क्या? इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए नन ऑफ द अबव नोटा का बटन निकाला गया है। हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और आज की इस वीडियो में हम नोटा पे एक बढ़िया डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही थी जिसका सोल्यूशन नोटा के रूप में निकाला गया है? क्या नोटा से सच में कोई फर्क पड़ा या फिर एक नई प्रॉब्लम बन गई है? किसी भी कैंडिडेट से कंपेयर्ड अगर नोटा को ज़्यादा वोट मिलते तो क्या फिर से री इलेक्शन करवाए जाएंगे? और क्या इस इलेक्शन आपको नोटा पे वोट देना चाहिए? इस पे भी बात करेंगे, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे आसान काम सबसे पहले कर लेते हैं, ये समझते हैं कि नोटा होता क्या है। तो फुल फॉर्म तो कोई पता लग ही गया होगा, नन ऑफ द अबव। एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो नोटा किसी भी वोटर को अपना नेगेटिव ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट देता है। मतलब इलेक्शन में खड़ा अगर कोई भी कैंडिडेट आपको पसंद नहीं है तो उन सबको आप रिजेक्ट कर सकते हो एक नोटा का बटन दबा के। 27 सितंबर 2013 को इसे लीगल स्टेटस मिला था और 2013 के ही इन स्टेट असेंबली इलेक्शन में इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। राज्यसभा में किया गया था 2014 में। अच्छा, नोटा को ऑप्शन देने वाली इंडिया पहली कंट्री नहीं है। पहली कंट्री थी फ्रांस और 2008 में नोटा को ऑप्शन देने वाली पहली एशियन कंट्री बनी, गेस करो, बांग्लादेश। तो और भी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें नेगेटिव वोटिंग को ऑप्शन दिया गया है। इंडिया 14th ऐसी कंट्री है जिसने ये ऑप्शन दिया है। आपको पता है 2019 के इंडियन जनरल इलेक्शन में 1.04% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने नोटा को वोट दिया। मतलब इतने सारे लोग थे जिन्होंने नोटा को वोट दिया। अब हम आ गए हैं इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये समझते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये कौन से दो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो बात करते हैं पहली प्रॉब्लम से। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि हमारे देश का नेता कैसा हो, जैसा भी हो, क्या एक क्रिमिनल हो सकता है? तो अगर हम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक रिपोर्ट की माने तो 2014 की लोकसभा इलेक्शन के 30% विनर्स ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे, जो 2019 तक आते आते 43% तक पहुंच गए थे। अब यहाँ पे ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ क्रिमिनल केस होना और सच में क्रिमिनल होने में बहुत डिफरेंस है। बहुत बार देखा गया है कि ऑपोजिशन पार्टीज सामने वाले कैंडिडेट्स का नाम खराब करने के लिए, उनकी इमेज खराब करने के लिए फेक केसेस भी फाइल कर देते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझना कि कौन सच में क्रिमिनल है और किसके खिलाफ सिर्फ फेक केस फाइल किया गया है। ऐसे में नोटा आपकी मदद करता है कि अगर आपको वाकई में लगता है कि सामने वाला कैंडिडेट क्लीन नहीं है तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। ये तो हुई पहली प्रॉब्लम। यहाँ पर मैं आपको एक और अच्छी चीज बताती हूँ। तो अपने इंडियन इलेक्शन लॉज के हिसाब से अगर कोई इंसान कोर्ट में क्रिमिनल प्रूव हो जाता है, कोर्ट कह देती कि हाँ ये क्रिमिनल है, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। एक छोटी सी कंडीशन है बस। तो अपना जेल टर्म पूरा करने के 6 साल बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। मतलब अगर किसी इंसान को 10 साल की सजा मिली है तो वो 10 साल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, फिर नेक्स्ट 6 साल भी वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, पर उसके बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। एक और चीज, अगर किसी इंसान पे सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो फिर वो इलेक्शन लड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में राहुल गांधी डिफेमेशन केस में कन्विक्ट होने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिए गए थे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और रूल्स के अकॉर्डिंग वो अप्रैल 2023 के 8 साल बाद तक इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाते। 2 साल जेल के और 6 साल रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की जो रिलेट करता है आपके राइट नॉट टू वोट से। जी हाँ, इसके लिए समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में। ये एक ऐसा लॉ है जिसमें सारे इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स दिए गए हैं। इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कौन डिस्क्वालीफाई होगा, ये सारी चीजें। तो आपको ये तो पता होगा कि आपका जो राइट टू वोट है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर क्या आपको ये पता है कि आपके पास एक राइट नॉट टू वोट भी है? जी हाँ। तो 2013 से पहले भी एक वोटर चाहे तो किसी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सकता था,
पर ये कैसे कर सकता था? उसे वोटिंग बूथ जाना होता, वहां जाके फॉर्म 49O को साइन करना होता, और इस पूरे प्रोसेस के वक्त सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती थी, जिस कारण सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया गया, ये कहते हुए कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है ये एक वोटर का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉयलेट करता है। कैसे? तो इस केस में कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एक वोटर को राइट नॉट टू वोट तो देता है, पर इस राइट को एक्सरसाइज करते वक्त सीक्रेसी मेंटेन करने नहीं देता। तो इस केस के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि हर ईवीएम मशीन में नोटा बटन लगाया जाएगा, ताकि वोटर्स चाहे तो किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर सके, अपना डिससैटिस्फैक्शन शो कर सके, सीक्रेसी मेंटेन करते हुए, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा। ये डिसीजन सुनाते हुए तब के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सत्यशिवम ने कहा था कि नोटा यानी नेगेटिव वोटिंग इलेक्शन में एक सिस्टमैटिक चेंज लेकर आएगा और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक क्लीन और सूटेबल कैंडिडेट खड़ा करने के लिए फोर्स करेगा। इवन हमारे पार्लियामेंट में भी वोटिंग के टाइम पर येस, नो और एब्सटेन के 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। नोटा भी उस एब्सटेन बटन जैसा है जिस पर आप वोट दे सकते हो अगर आपको लगे कि कोई भी कैंडिडेट आपके वोट के लायक नहीं है। अब हम आ गए हैं मेन क्वेश्चन पे कि अगर किसी भी इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट से कंपेयर अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी इलेक्शन में नोटा को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स मिल भी जाते हैं तो भी नेक्स्ट कैंडिडेट जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे ही विनर डिक्लेयर किया जाएगा। मतलब अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 1000 वोट है और 1000 में से 990 वोट भी नोटा को मिल जाते हैं तो उसके बाद जो भी अगला कैंडिडेट है जिसे हाईएस्ट वोट मिले उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब आपके हाथ में पावर तो दे दी गई है पर वो पावर किसी काम की नहीं है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स नोटा को एक टूथलेस टाइगर कहते हैं। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डिससैटिस्फैक्शन, रिजेक्शन शो कर सकते हो, पर वो रिजल्ट पर कोई असर नहीं डालता। पर क्या ये सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा? मतलब 2013 में भी हमने मेजर चेंज लाया था नोटा को ऑप्शन देके, तो क्या ये सिस्टम अब चेंज नहीं हो सकता? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक नोटिस इशू किया है जिसमें उन्होंने ये पूछा कि अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं तो क्या उस इलेक्शन को वॉइड मतलब निरस्त डिक्लेयर कर दिया जाएगा? ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन भी फाइल की गई थी जिसमें नोटा को एक फिक्शनल कैंडिडेट की जैसे ट्रीट करने को कहा है, और अगर किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में नोटा को मेजॉरिटी वोट मिलते हैं तो वहां री इलेक्शंस की गाइडलाइन की मांग की है। पिटिशनर का कहना है कि अगर नोटा को एक लेजिटिमेट कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा तो वो पॉलिटिकल पार्टीज पे एक ज्यादा सूटेबल कैंडिडेट को खड़ा करने का दबाव डालेगी। अब जब आपको नोटा के बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता लग गई है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे मुझे आपकी राय चाहिए थी। तो नोटा पे अब 2 नए डिस्कशन हो रहे हैं। पहला, अगर नोटा को मेजॉरिटी वोट मिल जाते हैं तो री इलेक्शन होना चाहिए, और दूसरा, वो कैंडिडेट जो हार गए उन्हें आगे इलेक्शन लड़ने देने से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। चलिए समझते हैं ये कितना सही है और कितना पॉसिबल। तो पहला, इस बात की क्या गारंटी कि जो री इलेक्शन होंगे उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो पहले वालों से बेटर और कॉम्पिटेंट हो, और अगर ऐसा नहीं होता है, नोटा इस बार भी जीत जाता है, तो दूसरा, हम कितनी बार री इलेक्शन कराने का प्लान कर रहे हैं, और तीसरा, कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई करने की बात। ये क्या वैसा नहीं हुआ कि एक डेब्यूटेंट क्रिकेटर अपने पहले मैच में ही 0 में आउट हो जाता है और आप उसे पूरे टूर्नामेंट से बैन कर देते हो? ऐसा करना क्या यंग एंट्रेंस इन पॉलिटिक्स, क्या लेस पॉपुलर फेसेस इन पॉलिटिक्स के लिए बुरा नहीं होगा? इस बात पे आपकी राय मुझे जरूर बताइएगा। अब क्या आपको नोटा पे वोट देना चाहिए? इससे पहले मेरा सवाल है उन लोगों से जो वोट ही नहीं करते कि आप ऐसा क्यों करते? तो बहुत लोगों का कहना ये था कि हम तो ए पॉलिटिकल है। इस वर्ड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। वहीं दूसरा मतलब ये भी होता है। तो बहुत लोगों का कहना ये है कि ना मुझे बीजेपी पसंद है, ना मुझे कांग्रेस पसंद है, इसलिए तो मैं वोट ही नहीं करता, या बिना किसी कैंडिडेट्स को जाने परखे मैं चुपचाप नोटा पे वोट दबा के आ जाती हूँ। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि इससे किसका भला हो रहा है? इससे किसकी मदद हो रही है? ना मेरी, ना आपकी, ना ही देश की। हाँ, इतने सालों में एक बार मौका मिलता है आपको वोट देने का, उस वोट को नोटा दबा के क्यों वेस्ट करना? क्योंकि नोटा का फाइनल रिजल्ट पे कोई असर ही नहीं पड़ता। जब सुप्रीम कोर्ट ने नोटा का ऑप्शन लाया था तो उनका मकसद ये था कि एक सिस्टमैटिक चेंज लाया जाए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अब बेटर और क्लीनर कैंडिडेट्स लॉन्च करें। पर जब तक नोटा का रिजल्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, अपने वोट को क्यों वेस्ट करना? ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है। पर क्या इसमें बेटर ये नहीं होगा कि 15-20 मिनट बेयर मिनिमम ही, सही तरीका नहीं पर बेयर मिनिमम ही,
अगर आप कैंडिडेट्स को कंपेयर कर ले और एक डिसीजन पर आ सके, क्योंकि नोटा का, मैं फिर से कह रही हूँ, नोटा का फाइनल रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट वोट मिल जाएंगे उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो समझने की ज़रूरत ये है कि नोटा एक सोचा समझा डिसीजन होना चाहिए, एक चॉइस होनी चाहिए, ना कि एक ट्रेंड। अगर कैंडिडेट्स के बारे में पता ही नहीं है तो नोटा दबाना क्या सही डिसीजन माना जाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है, बताना जरा। तो ये था आज का वीडियो नेगेटिव वोटिंग या नोटा के ऊपर। अगर वोट देने की प्रैक्टिस करनी ना तो नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे कुछ कोर्सेज भी है, जैसे मेरा सबसे पसंदीदा कोर्स है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कोर्स। और अगर आप क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा क्लैट पीजी का भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके साथ ही साल भर के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स अगर आपको सिंपल भाषा में बहुत ही आसानी से समझने हो तो हमारा एक लीगल जजमेंट्स का भी कोर्स है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। इसके साथ ही इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक चैनल है फिनोलॉजी लीगल के नाम से, जहाँ पे हर दिन के सिर्फ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और सारी इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्विज़ेस के थ्रू, पोल के थ्रू पता चलती है, तो उसे भी चेकआउट करेगा। That's it for now. See you in the next class. Bye bye. भाई इलेक्शन जो है ना वो हर कंट्री के जो आने वाले 5 साल होते हैं उसमें एक बहुत की रोल जो है प्ले करते हैं, क्योंकि आप जिन लोगों को वोट करते हैं, जिन लोगों को आगे लेकर आते हैं, वो अगले 5 साल जो है आपकी कंट्री को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भाई सोच समझ के वोट करना और ऐसे लोग जो है वो चुन कर लेकर आना जो वाकई में क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अब जो है टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अब वो राजा महाराजा वाले टाइम तो रहे नहीं। अब जो है आपके एरिया में आपको पता था कि भाई आपके एरिया में जो क्योंकि इंडिया में एमएलए होते हैं तो वो किस तरह काम करें ये बेहतर आपको पता होता है। और जैसे बीच में बताया गया कंपेयर करना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि जो नोटा एक ऑप्शन है इसके बारे में हमें इंडियन वीडियोस देख कर ही आइडिया हुआ, लेकिन आज की वीडियो में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई। लाइक एक बैकग्राउंड दिया गया कि सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट किया, एशियन कंट्रीज में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया। मेरे लिए बहुत बांग्लादेश हैरान कौन था सीरियसली मेरे लिए भी। लेकिन एक चीज़ मैं ये बात बोलूँगी कि जैसे डिफरेंट बीच में कंडीशंस रखी गई कि अगर इस तरह होता है तो क्या, इस तरह होता है तो क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे कोई भी व्यक्ति नोटा को प्रेस करता है और जो ऊपर वाले सारे कैंडिडेट्स हैं, नो डाउट उन पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, जो कि मुझे लगता है कि कोई ऐसे एक सिस्टम होना चाहिए कि उनको फ़र्क तो पड़ना चाहिए। बट मुझे लगता है कि एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर पड़ता होगा कि अगर लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस शो नहीं किया किसी भी कैंडिडेट पर, डेफिनेटली उन कैंडिडेट्स के जितने भी पार्टी के लोग हैं उनको ये चीज़ पता चलती होगी और उससे एक बुरा इमेज तो जाता ही होगा कि भाई जो उस एरिया के लोग हैं या उस आप कह लो शहर के लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और उसमें से भी ये उसी तरीके से है कि फिर आप अंधों में काना राजा, मतलब आप इस तरह से पास हो गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से तो आपके ऊपर फर्क जरूर पड़ता होगा कैंडिडेट पर भी और पार्टी पर भी यार। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव एक ऐसा लड़ना जिसमें आप पूरी एक आपकी बैकबोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और बैकबोन कौन होती है, लोग होते हैं। तो अगर वो आपको चुनते हैं अच्छे से तो मुझे लगता है उसको जीतने में और इस तरह से जीतने में बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वैसे आज से पहले अगर मैं नोटा की अगर बात करूँ तो मैं यही सोचा था कि अगर आप इस पे वोट जो है वो कास्ट करते हैं और एक स्पेसिफिक जो है वो वोटिंग फिगर से जो है वो ज़्यादा अगर नोटा हो जाए तो जितने भी जो वो कैंडिडेट हैं उन्हें जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि भाई ये एलिजिबल नहीं है, तो इस जगह पर दोबारा से इलेक्शन जो है वो होंगे। लेकिन आज जो है पता चला कि भाई वो एक सिनेरियो इस तरह का रखे कि भाई जिस कैंडिडेट को जो है वोट ज़्यादा मिले होंगे तो वो चुनकर जो है वो आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि भाई अगर देखा जाए तो अगर इस तरह होता ना कि अगर वो एक स्पेसिफिक रेशियो ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनमें भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि भाई उन्होंने ऐसे लोग खड़े करने हैं जो कि एक तो लोगों के बीच में से उठकर आए और बैकग्राउंड क्लियर हो, और बैकग्राउंड उनका क्लियर, बिल्कुल, और लोगों को उनके बारे में पता हो। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ना ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक नॉर्मल, जो हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में खास रूप में बात करूँ, मोस्टली लोगों को जो है वो आइडिया ही नहीं होता कि भाई आप जिस बंदे को वोट कास्ट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड
कैसा है। बिल्कुल हमारे भी हमारे नहीं। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी जो है वो करके जो है वो वोट जो है वो कास्ट किए जाते हैं कि भाई हमारी फैमिली के आधे लोग इस साइड पे हैं, हमारी फैमिली के आधे लोग इस साइड पे हैं, तो हमने तो भाई इसी को वोट देना है। हमारे जो है बड़े से वोट देते आए थे, हमारे छोटे से वोट दे रहे हैं, हमने भी इसे वोट देना है। तो ये चीज़ जो है ना, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल जो है वो पाई जाती है यहाँ पर। तो मेरा ख्याल है वैसे अगर नोटा का ऑप्शन यहाँ पर हो और काफ़ी ज़्यादा एलिजिबिलिटी के साथ हो तो मेरा ख्याल है यहाँ पे सिर्फ नोटा ही चलेगा। नहीं, मुझे मेरे जहन में ना एक और ऑप्शन आ रहा है, अगर एन की जगह एल लगा दो ना तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। लो ना 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 ना, फिर लोगों ने सारा जो है ना, सारों ने 100% वोट उसे देना है। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर ना ये वाला मतलब जो LOTA है ना, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। भाई मैं वही बता रहा हूँ, अगर ये वोटिंग मशीन में जो है ना नोटा के साथ ये भी जो है ना एक ऑप्शन दे दी जाए ना, तो लोगों ने कहना नोटा को छोड़ो यार मैं सीरियसली लोटे पे चलो। मैं मजाक नहीं कर रही, जैसे जैसे मौसम बात कर रहा था नोटा के बारे में, ये वाला ऑप्शन मेरे माइंड में ना लोटा इसलिए मेरे को हंसी भी आ बड़ा लोटा छोटा लोटा 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 लोटा। बहुत सीरियस टॉपिक है, हम किस तरह की बात करें। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि जैसे मतलब अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इतना बड़ा एक लोकतंत्र है और री इलेक्शन करवाना मुझे ऐसा लगता है कि इतना इजी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, ठीक है ना। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है अगर नोटा जो है अगर उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जो होता है ना एरिया जहाँ पर रिजेक्ट हुआ होता है, सिर्फ वहीं पर जो है री इलेक्शन होता है। ये नहीं कि पूरी स्टेट में ही दोबारा से री इलेक्शन हो। आप ये देखो कि अगर आप एक स्पेसिफिक एरिया में भी करवा रहे हो तो हाँ, पैसा तो खर्च होगा ना, बिल्कुल, और पैसा वो तो बर्डन लगता किस है। पे जाएगा, वो गवर्नमेंट पर बर्डन जाएगा, तो पब्लिक पर। तो उससे बेटर ये है कि मुझे लगता है कोई एक ऐसा ऑप्शन जो है वो भी होना चाहिए कि जिसमें कोई ऐसी पॉलिसी हो कि पार्टी इतनी प्रेशराइज हो कि अगर हम कोई गलत कैंडिडेट या कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि जिस पर लोगों के ऐसे वोट आने का मतलब ज़्यादा अंदेशा हो या लोगों का कॉन्फिडेंस ही शो ना हो, और तो कैंडिडेट ही ऐसे ना वहाँ पर आगे लेकर आए जाएं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की कोई चीज़ जो है वो होनी चाहिए। सही बात है कि मेरा ख्याल है कि भाई कैंडिडेट ही इसी तरह के होने चाहिए जो कि आम लोगों में से उठकर जो है वो गए हों और जो है उन्हें लोगों की जो है मसले मसाइल का जो है उनका जो है वो आइडिया हो और लोगों में एक प्रोमिनेंट उनका नाम हो, बजाय इसके कि भाई आप एसी वाली गाड़ियों में आते हैं और इलेक्शन टाइम पे बस कहते हैं हमें वोट दे दे, उसके बाद 5 साल पता ही नहीं होता कि भाई करना क्या है। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लेकिन जाने से पहले मैं ये बात जरूर बोलना चाहूँगी कि एक ऑप्शन उन्होंने बहुत अच्छा दिया कि बजाय इसके कि आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है और आप वोट ना दें, उसकी बजाय टाइम निकालें और वोट ज़रूर कास्ट करें, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी कंट्री की बागडोर जो लोग संभाल रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनके डिसीजन से पब्लिक में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, उनकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। सो ये तो थी हमारी आज की वीडियो, आपकी क्या ओपिनियन है जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ में लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय।